तो एक टर्म है इसमें सबसे पहले आपका स्मॉलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि पहले लिखेंगे नहीं, समझ लेंगे, लिखना बिल्कुल मना है, साथ साथ नहीं लिखेंगे, सिर्फ टर्म को लर्न करते चलें उसके बदले। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए इतना बड़ा टर्म का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको शॉर्ट में सीपी कहते हैं। देखिए याद के बाद हम ये कभी नहीं कहेंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, हम हर बार बोलेंगे सीपी। और सीपी कैसे लिखा देख लीजिए, ये सी है ऐसे बड़ा और पी गुना में नहीं है, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में है, सीपी लिखा हुआ है। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन और रिलीज बाय गैस पर यूनिट मोल पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो बड़ा डेफिनेशन तो हम लिखवाने से रहे नहीं, आपको जो बोल रहे हैं उसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन बाय गैस पर यूनिट मोल पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि यहां जो होगा एट कांस्टेंट प्रेशर पर जब हीट ले रहा, और सुन लीजिए ध्यान से, हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे गैसियस के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं, यह फार्मूला लिक्विड और सॉलिड में नहीं लगेगा, सॉलिड के लिए फिर अलग से फार्मूला होता है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ पहले मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन यही लिखिएगा, दैट इज डिफाइंड एज द amount of heat energy taken by gas at constant pressure per unit mole per degree change in temperature। बस इतना ही समझ लीजिए। और ये हो गया यानी सीपी का फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, सीपी का फॉर्मूला होगा। इसी को थोड़ा सा दिमाग को रिवर्स करके सोचिए और देखने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। वो अच्छा क्या लगेगा वो बात समझ लीजिए। आपको कोई पूछे हीट सप्लाई टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कोई भी गैस कितना हीट लेगा देगा एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो डेल क्यू जो होगा एट पी, मतलब उलट पुलट के फॉर्मूला याद करना है, तो एन सी पी डेल टी हो जाएगा, याद कर लीजिए। यानी कि यही फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए, ज्यादा कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा टर्म है फिर उसी तरह से, यहाँ पर ये तो पहला टर्म था, दूसरा टर्म है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगा, दो तरह से हीट ये लेता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको कहते हैं सी, और एट सिंबॉलिक में भी देख लिए सी और भी, नाम को थोड़ा अच्छे से रखिएगा ध्यान में। और तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला वही होगा जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन और रिलीज बाय गैस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट मोल। यानी कि यहां भी वही होगा, डेल क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय एन डेल टी, फार्मूला दोनों का सेम है, इस वैल्यू को समझ लीजिए और तब बात फिर आगे करते हैं। यानी आगे बात करेंगे वही, इसको फिर इसी तरह सीधा करेंगे, हीट एनर्जी
supply to the gas at constant volume तो बात समझिएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल क्यू एट भी कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एन सी भी डेल टी हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, यानी फॉर्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम में देखिएगा ना कि क्वेश्चन बड़ा आसान आता है, कहेगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से 40 डिग्री तक कर दिया गया, तो बताइए आपको कितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ा होगा। तो उसके लिए फार्मूला आपका यही होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, यही फार्मूला आपको आएगा। तो यहां तक में किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमको बताइए, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिखना नहीं है। चलिए रिलेम 6 प्रो, कोई कष्ट है तब एक बार बताइए मोलर हमको। स्पेसिफिक हीट फिर से बता दीजिए। फिर से बता दें, चलिए फिर से बता देते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये क्या चीज है वो देखिए, ये ऐसे तो ये टर्म है लर्न करने वाला, लेकिन आप बोले हैं तो फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं, गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, जो भी है, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है हीट लेने और देने का। जैसे एक बात समझ लीजिए ध्यान से, पानी अगर 100 डिग्री पर है, बॉयल कर रहा है, तो बॉइलिंग वाटर में अगर हाथ डाल करके निकाल लिए तो उतना जलन नहीं होगा, धो धा लीजिएगा, कहानी खत्म। गरम चाय आपको गिर जाता है किस पर, हाथ पर, तुरंत कुछ नहीं होता है। लेकिन उतना ही टेम्परेचर का वेपर अगर रह जाए आपके हाथ में, तो हम आपको पिछले ही क्लास में इस सब में समझाए थे, या जो नहीं थे उनके लिए फिर से हम समझा दे रहे हैं कि पानी जो है ना, वाटर जो है ना, आपका 1 किलो में मात्र 4200 जूल रखता है 1 डिग्री चेंज करने में, मात्र 4200। और जबकि वेपर जो है ना 2.27 इंटू 10⁻⁶, सोचिए 10 लाख मतलब 20 लाख हो गया, 22 लाख जूल रखता है वही 1 केजी में। तो हर एक चीजों का हीट लेने देने की क्षमता अलग होता है ना। तो उसी तरह से गैस के लिए भी लेने देने की क्षमता अलग होगा। तो यहाँ पर गैस में हम लोग चूंकि पार्टिकल को तो काउंट कर नहीं सकते, पार्टिकल पर तो स्टडी कर नहीं सकते हैं ज्यादा कि एक पार्टिकल ऑक्सीजन कितना लेगा, क्योंकि एक पार्टिकल जल्दी मिलेगा नहीं। तो हम लोग मोल के टर्म में उसको स्टडी करते हैं, इसीलिए नाम पड़ा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। अब दो तरह गैस का बिहेवियर दो तरह से होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिएगा तो हीट लेने और देने का जो फेनोमेना है ना वो अलग होगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिएगा तो हीट लेने और देने का फेनोमेना बिल्कुल अलग होगा। कहिए सर कि वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे कर देंगे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो हम तुरंत करते हैं, आपके घर में होता है। क्या होता है, कुकर में क्या कीजिए, कुकर को ढक्कन बंद कर दिया, सीटी जो मारता है उसमें पूरा आटा गूंथ करके डाल दीजिए, उसके बाद कुकर को गर्म कीजिए। तब कुकर तो नहीं फैलेगा, लेकिन उसके अंदर का गैस फैलने की कोशिश करेगा, और वही गैस का प्रेशर क्रिएट करता है। आएगा समझ में, तो प्रेशर क्रिएट करता है तो अंदर जो है टेम्परेचर भी ज्यादा राइज करता है, वो सब हम लोग देखेंगे। यानी कहने का मतलब हर एक चीजों का हीट लेने देने का क्या है, फिनोमेना अलग है। तो हम गैस के लिए पढ़ रहे हैं, चूंकि यहाँ पर गैस के लिए ही पढ़ना है, तो वही यहाँ पर हम लिखे हैं टर्म, ये टर्म है, डिफिनीशन है, इसको लर्न करना है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर अलग होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अलग होगा। बस इतना ही इस दोनों में आपको ध्यान से याद रखना है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ले जब लिए हैं? प्रेशर सर हाँ बोलिए प्रेशर बोलिए। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तब, क्या चीज, प्रेशर? प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तब सर? प्रेशर और वॉल्यूम में वो कांस्टेंट का दोनों वेरिएबल होगा तो हल्का मचा देगा। हम लोग स्टडी वैसे थोड़ी करेंगे, एक्चुअली तो नेचर में कोई ना कोई एक कांस्टेंट करके हम लोग स्टडी करते हैं। दोनों अगर वेरिएबल निकला तब तो फिर आपके सिलेबस में सब चीज नहीं पढ़ना है। वेरिएबल तो हमेशा है। वॉल्यूम गैस का तो आपको पता है कि हाईली कंप्रेसिबल होता है, वॉल्यूम बहुत तेजी से घटता बढ़ता है।
और गैस का प्रेशर ही घटता बढ़ता। आज ही पटना में देखिए आंधी आया था थोड़ा देर पहले, तो आंधी आने का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट का प्रेशर घट जाना। जब जब आंधी आएगा तो प्रेशर घट जाएगा। देख याद कीजिए, आंधी आने के पहले प्रेशर घट जाता है। अगर बैरोमीटर घर में लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इन्वायरमेंट का प्रेशर घट गया है। तो ये सब स्टडी करने का तरीका है। आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा। क्वेश्चन की बात करेंगे ना, असाइनमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको असाइनमेंट आपके पास पहुंच जाएगा पीडीएफ के रूप में, है ना। लेकिन अभी तो एक आध क्लास थ्योरी ही चलेगा। पहले टर्म को समझिए और टर्म को लर्न कीजिए, तब मजा आ जाएगा फिर क्वेश्चन बनाने में। हाँ, टर्म नहीं लर्न करेंगे तो फिर कंफ्यूजन बढ़ने लगेगा, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो बात आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका रेशियो भी है। तो एक रेशियो है, जिस रेशियो का नाम क्या है, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of gases at constant pressure to the at constant volume। क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम। सोचिए इतना बड़ा लैंग्वेज का एक सिंबल है, उसको कहते हैं गामा। ये सिंबल है, यानी कि हम गामा लिखेंगे, हम सीपी लिखेंगे और हम सीवी लिखेंगे। और ये तो फार्मूला में लिखा है, रेशियो ऑफ मोलर स्पिरिट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी सीपी बाई सीवी। मतलब इस पूरे हेडिंग का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गामा है, और फार्मूला जो हो गया आपका गामा बराबर सीपी बाई सीवी। ये सब का डेरिवेशन आपको नहीं जानना है, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन सभी का है, लेकिन आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। तो गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी होता है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। और टर्म में लिखा हुआ है रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी हम कहीं अब आगे फार्मूला में अगर गामा वर्ड यूज करेंगे तो गामा वर्ड का मतलब ये पूरा लैंग्वेज आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी कि अभी क्या कर, इसीलिए बोलते हैं लिखिए नहीं, अभी दिमाग में सेट करते चलिए, लर्न करते चलिए कि हम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको सीपी सीवी और गामा के बारे में। ठीक है, इसके बाद और भी टर्म है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? यू से। कहा जाता है किसी भी बॉडी का, हमारे बॉडी का, आपके बॉडी का, आपके घर के तोशक, तकिया, पेन, कलम, कुछ भी, कोई भी बॉडी हो, किसी भी बॉडी, किसी भी पार्टिकल का आप इंटरनल एनर्जी कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ फाइंड आउट क्या करते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन किसी बॉडी के अंदर एनर्जी कितना है ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, चेंज केवल निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला बात वही होगा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी नेवर फाइंड आउट। इंटरनल एनर्जी of a body never find out. We find out only change in internal energy. Change in internal energy. Internal energy यानी हम लोग सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। इस बात को समझ लीजिए। और इंटरनल एनर्जी अगर गैस की बात करते हैं, जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यदि उस गैस की बात करते हैं तो जानते हो क्या होता है? सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तापमान पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। यानी कि लिख सकते हैं चेंज
in internal energy only depend on change in temperature, यानी चेंज इन टेम्परेचर पर सिर्फ डिपेंड करेगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर बदलेगा तो बॉडी का एनर्जी बदलेगा। दूसरी तरह से इंटरनल एनर्जी जो है वो पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये भी पॉइंट लिखने, देखिए सारा पॉइंट थ्योरी का। देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपको 3, 4, 5 बुक का जो हम स्टडी किए हैं उसका समरी और सारांश लिखा रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी इतना ही पढ़ने के लिए आपको 10 पेज पढ़ना पड़ेगा, 5 पेज। तो हम ये कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है आपका पॉइंट फंक्शन है, यानी वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। इंटरनल एनर्जी इज द पॉइंट फंक्शन that is it depend on initial and final point, initial and क्या फाइनल पॉइंट। ये पाथ फंक्शन नहीं है, ठीक है। जबकि वर्क डन जो है वो पाथ फंक्शन है। वर्क डन क्या है, पाथ फंक्शन है, वो इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो नोट में ये भी पॉइंट यहाँ डाल ही देते हैं, है ना। वर्क डन इज द पाथ फंक्शन, वर्क डन इज द क्या पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन में अंतर है। पाथ फंक्शन में क्या होगा, जैसे जैसे गया है ग्राफ उन सभी को स्टडी करना पड़ेगा। आप पॉइंट फंक्शन पर जो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पर, बीच से क्या हुआ मतलब नहीं है, यानी पॉइंट फंक्शन, है ना। तो पॉइंट फंक्शन आपके गार्जियन है। अभी हमारे को पैसा देते समय पूछते हैं कि सर पढ़ेगा कि नहीं, या आपसे, और 2 साल के बाद, और हम डेली आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, हम मतलब कि पाथ फंक्शन हुए, आपके हर एक स्टेप का हम स्टडी करेंगे, तो उसको कहते हैं आपका पाथ फंक्शन। तो इन सभी टर्म में अगर किन्हीं को कोई कष्ट हो रहा है तो हमें बताएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर तो हम कल पूछवे करेंगे, सबको बारी बारी पूछेंगे, और अब की बार से पूछेंगे तब वीडियो ऑन करवा करके, कॉपी नहीं पलटना है। चलिए प्रियांशी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर जब इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं रहेगा तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाँ, उसका फार्मूला हम निकालेंगे। अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, उसका फार्मूला, चेंज इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आता है और इंटरनल एनर्जी का फार्मूला नहीं आता है। चेंज इंटरनल एनर्जी का फार्मूला निकल जाता है। इंटरनल एनर्जी का डिफिनीशन क्या होता है? किसी भी बॉडी में जितना एनर्जी स्टोर कर सकता है या एट ए प्रेजेंट टाइम जितना एनर्जी उसके पास है, उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जैसे एक बात बताइए ध्यान से, 1 किलो पानी के पास जितना हीट एनर्जी होगा, 10 किलो पानी के पास सेम टेम्परेचर में उतना ही हीट एनर्जी होगा कि ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। तो वही चीज आपको समझना है इसमें, कि इंटरनल एनर्जी जो है ना आपका बॉडी के अंदर का एनर्जी है, और वह एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं, लेकिन हाँ चेंज इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका 1 किलो पानी है, टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर यदि पता है तो आप उसको जब हीट करेंगे, हीट एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो टेम्परेचर चेंज के अनुसार इंटरनल एनर्जी का एक फार्मूला डिराइव होगा, जो अभी हम टर्म पढ़ रहे हैं। फार्मूला डिराइव लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होता है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब हम फार्मूला भी डिराइव करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है उसका। पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बहुत अलग चीज है। इंटरनल एनर्जी यहाँ जो है मोलिकुलर वाइब्रेशन से, देखिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ गैसियस पार्टिकल के लिए पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन वगैरह का और वर्क ऑफ एनर्जी का, वो अलग चीज है।
वो तो आपको ग्रेविटी के हिसाब से पेन को ऊपर चढ़ा दिए उतार दिए, वो अलग चीज है। हम गैसियस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, यानी केमिस्ट्री का बात यहाँ हो रहा है जनरली। मतलब कि एक ऑक्सीजन पार्टिकल के पास कितना एनर्जी होगा वो कैसे निकालिए, वो तो ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस में आता है नहीं। तो गैसियस पार्टिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है उसका एनर्जी, टेम्परेचर के अनुसार। इसीलिए देखिए जितना ज्यादा हीट एनर्जी होगा रैंडमनेस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और उस कॉलिजन के कारण वो एनर्जी गेन करता है। इसीलिए इसका एक फार्मूला, हम सारा फार्मूला धीरे धीरे डिराइव करेंगे, इसीलिए अभी टर्म सिर्फ लिखवा रहे हैं। टर्म टर्म क्या है वो समझ के रखिए और तब फार्मूला डिराइव करेंगे। अब नहीं तो डायरेक्ट वहां हम डायरेक्ट फार्मूला डिराइव करते, यू लिखते, गामा लिखते, सीपीसीबी लिखते तो समझ में नहीं आता। इसलिए पहले टर्म याद कीजिए और फिर तो हम फार्मूला डिराइव करेंगे ही कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम जो अभी पढ़ा रहे हैं 100% आपसे बात कर रहे हैं, आपका भी आवाज रिकॉर्ड हो रहा है और वीडियो में आपका भी आवाज रहता है, ऐसा नहीं कि आपका आवाज नहीं रहता है। आप देखिएगा वीडियो कभी यूट्यूब पर, तो जो हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे फार्मूला पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड रहता है, आपका डाउट भी रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब देखिए इसके बाद जो टर्म है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की बात करेंगे यहां पर। एक है आपका हीट एनर्जी, क्या है, एक सीधा हीट एनर्जी की बात करेंगे और उसका साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। देखिए मीटिंग अगर एंड हो जाए तो तुरंत फिर ज्वाइन होइएगा, हो सकता है मीटिंग 1-2 मिनट में एंड होगा। देखिए हीट एनर्जी, ठीक है, सिर्फ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी आने की क्यू, ठीक है। तो देखिए यदि कोई सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये सिस्टम है जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, कैसा है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये। आप पिस्टन यहां लगा हुआ है, दिस इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मो सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट दे रहे हैं, यानी हीट दे रहे हैं, तो यह जो डेल क्यू होगा वह पॉजिटिव होगा। याद कर लीजिए, हम लोग फिजिक्स वाले बाहर से स्टडी करते हैं, मतलब कि बॉडी को देख करके कि आप खड़े हैं, अगर आपके अंदर हीट जा रहा है तो आपका हीट एनर्जी बढ़ रहा है, यानी उसको पॉजिटिव लेंगे। यानी सिस्टम में अगर हीट जा रहा है तो हम ये देखेंगे इसमें अंदर हीट बढ़ रहा है, इसलिए हीट एनर्जी को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन यदि उल्टा, अगर सिस्टम हीट निकाल रहा है तो डेल क्यू हम लोग निगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव। यानी सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और हीट रिलीज बाय सिस्टम टेकन टू बी निगेटिव। यानी सिस्टम ने हीट अगर निकाल दिया तो उसको निगेटिव लेंगे, और सिस्टम ने अगर हीट क्या किया, ले लिया, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कहेंगे। ये हीट एनर्जी का साइन कन्वेंशन हुआ। और साइन कन्वेंशन में हमेशा यहाँ डेल क्यू की बात होगा, क्यू का नहीं, डेल क्यू, चेंज की बात होता है यहाँ पर हमेशा। यानी साइन कन्वेंशन याद रखिए, अगर सिस्टम हीट लिया तो पॉजिटिव और दिया तो निगेटिव। कोई परेशानी, आगे बढ़े तब। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिए, टर्म हम लोग पढ़ लिए, वर्क डन, हीट, स्पेसिफिक हीट यानी मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ लिए, इंटरनल एनर्जी पढ़ लिए, है ना। अब दो प्रॉपर्टीज है, पहले दीवार के बारे में पढ़ लिए थे, डायथर्मिक
जो हीट एनर्जी आने जाने दे, एडियाबेटिक जो हीट एनर्जी आने जाने नहीं दे। सिस्टम 3 था, ओपन, क्लोज और आपका आइसोलेटेड। आइसोलेटेड हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट सिस्टम होता है। अब इसके बाद पढ़ना है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, तो वैसे नहीं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगा वह हर हाल में मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। अमाउंट मतलब मात्रा। जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल एक बताते हैं, पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर होता है वाटर का। तो वाटर अगर 1 ग्राम रहे तो भी वही वैल्यू अप्लाई करना उसके लिए, 10 किलो रहे तो भी वही वैल्यू अप्लाई करना है, और 1,00,000 किलो रहे तो भी वही वैल्यू अप्लाई करना है। तो दिस इज द आपका क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया ये। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? तो हीट एनर्जी। आप बताइए 1 किलो पानी के पास उतना ही हीट रहेगा और 5 किलो पानी के पास उतना ही हीट रहेगा सेम टेम्परेचर में? नहीं, तब 5 किलो वाले में ज्यादा हीट रहेगा। नहीं, आप ही बताइए बॉडी में जो हीट होता है, जैसे हर एक बॉडी का, यहाँ जैसे हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री लगभग होता है, 97 फ़ारेनहाइट होता है। अब मान लीजिए कि कोई 3 फीट का बौना है तो उसके पास उतना ही हीट होगा, और कोई 7 फुट का लंबू है उसके पास उतना ही हीट होगा। हीट अलग अलग होगा, हाँ, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड है ना, उसके कंपोनेंट और हमारे कंपोनेंट में अंतर नहीं होगा। तो ब्लड का कंपोनेंट हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है या ताकत है वो हो गया एक्सटेंसिव, वो अमाउंट पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि जो 3 फुट का आदमी है 7 फुट के आदमी को मार के गिरा देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो आएगा दौड़ते उसको उठा लेगा वो। तो कहने का मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है अमाउंट यानी मास पर डिपेंड नहीं करेगा, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मास यानी अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले वही लिखना है, इट, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, सिंपल में, इट डू नॉट डिपेंड on amount of substance। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल होगा अभी सीपी, सीवी, गामा, ये सब होगा, देख रहे ना। अब शॉर्ट में लिखिए सीपी, सीवी, गामा, तो आपको याद करना है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ये सब जो है आपका क्या है? सॉरी, हीट कैपेसिटी नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल का याद कीजिए लाइट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जो फिक्स है तो फिक्स है, वो आप इतना छोटा ग्लास लीजिए चाहे इतना बड़ा ग्लास लीजिए, वो आपका फिक्स है तो फिक्स है। यानी ईटीसी, ये सब जो है जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये क्या होगा? इट डिपेंड ऑन amount of substance, amount of substance पर ये डिपेंड करेगा।